दोस्तों, हमारा रायगढ़ शहर कला और संस्कार धानी नगरी अपने छोटे से आंचल में अनेक कलाओं और कलाकारों को समेटे हुए ना जाने कितने ही कलाकारों को अपने गोद में बिठाए उनका लालन पालन किया है। ऐसे ही कुछ कलाकारों से हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे रेडियो धूम के प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में, जहां हम आज जानेंगे रायगढ़ की माटी से जुड़े ऐसे ही एक कला प्रेमी के बारे में। मैं आरजे पिया रेडियो धूम के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कलाकार मिस्टर उग्रसेन पटेल जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। वैसे तो पटेल जी आपसे ढेरों बातें करनी है, लेकिन हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं, परिवार में आपके कौन कौन हैं? मैं उग्रसेन पटेल, मैं ग्राम ठाकुरदिया सारंगगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान ठाकुरदिया है और इस समय मैं बोरी दादर रायगढ़ में रहता हूँ। मेरे परिवार में हम लोग 3 सदस्य हैं। एक मेरी धर्मपत्नी श्रीमती हेमकांति और मेरा बेटा सौरभ जी। इसी कड़ी में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी शिक्षा दीक्षा के विषय में। आपने अपनी स्कूल कॉलेज की शिक्षा कहाँ से पूरी की? प्राइमरी स्कूल की शिक्षा अपने गांव ठाकुरदिया से ही की मैंने। माध्यमिक शिक्षा नौरंगपुर जो पोस्ट ऑफिस रहा करता था पहले, उसके बाद सारंगगढ़ में मैंने हायर सेकेंडरी मैट्रिक की, उस समय मैट्रिक कहा जाता था। जी जी। उसके बाद कॉलेज मैंने डिग्री कॉलेज रायगढ़ से किया है। अच्छा पटेल जी, जैसा कि हम जानते हैं आप एक म्यूजिक टीचर हैं, संगीत से आपका नाता रिश्ता रहा है, तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि संगीत की यात्रा आपकी कहाँ से प्रारंभ हुई? इस फील्ड में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे अपने घर से ही मिली है जी। मेरे पिताजी रामायणिक गायक हैं और बड़े भैया भी गायक हैं। मेरे चाचा जी खंजरी वादक हैं। मेरे दादाजी चिंकारा वादक थे। वो सारंगी का एक प्रकार है चिंकारा, जी। वो बजाया करते थे। उनसे हमको प्रेरणा मिली, वो उनकी शौक ने हमको आगे बढ़ाया है। जी जी। तो आपने इसके लिए कोई संगीत की शिक्षा के लिए कोई कोर्स किया है? जी, मैंने बचपन में गायन से ही शुरुआत की। हमारे गुरुजी रहे हैं स्वर्गीय श्री नारद सिदार जी। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गायन की हमको दी है। बाद में तबले पर मैंने इच्छा जाहिर की बजाने की, तो उसको उन्होंने मार्गदर्शित किया। जी जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक कुशल तबला वादक हैं और इस बात से काफी लोग वाकिफ हैं। मेरा यहाँ प्रश्न यह है कि आपने तबला ही क्यों चुना? और भी कई इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन आपका तबले के प्रति रुझान हमने देखा है। इस विषय में हमें कुछ बताएं। दरअसल हमारे साथ हमारे गुरुजी तबला बजाया करते थे जी। और जब गायन सिखा कर जाते थे घर से बाहर, तो उनके जाते से मैं तबला पकड़ लेता था। वो जैसे बजाए रहते थे उसी के अनुरूप बजाने की कोशिश करता था। जी जी। और गांव में बहुत ज्यादा ये सब इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं होते थे जी। तो इसलिए मैंने तबला को चुना। मतलब तबला बजाने में आपको मजा आता था, ये कह सकते हाँ। हैं, और आप अपने गुरु के छत्र छाया में चलते गए। जी जी, बहुत अच्छी बात है। चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। जी। हमने सुना है कि संगीत की साधना सबसे कठिन तपस्या होती है। जी। आपका क्या कहना है इस विषय में? अवश्य, क्योंकि संगीत जो है केवल गायन मात्रा से नहीं होता है। जैसा कि संगीत शब्द को हम देखते हैं तो उसका जो अर्थ हम देखते हैं सम्यक रूप से गाया हुआ। जी। यदि सम्यक वाली बात होती है तो वहाँ पर स्वर, लय, ताल और उसकी छंद रचना, जी जी, इन सभी में यदि आप सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं तभी वो संगीत बन सकता है। तो इसकी यदि साधना करनी है तो केवल स्वर से नहीं हो सकती, लय को भी जानना पड़ेगा, ताल को भी जानना पड़ेगा, उसकी कंपोजिशन रचना को भी जानना पड़ेगा, तभी आप संगीत में परिपूर्ण हो पाएंगे। जी। जैसे कि हम ऐसे आजकल तो हम अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही संगीत की शिक्षा के लिए भेज देते हैं, लेकिन आपका क्या कहना है इस संगीत की शिक्षा के लिए? क्या कोई उम्र होती है या किसी भी उम्र में इसे शुरू किया जा सकता है? नहीं, इसमें कोई उम्र का बंधन तो नहीं हो सकता, क्योंकि लोग जो जहाँ से सीखने की इच्छा व्यक्त करते हैं वहीं से शुरुआत करें तो वही उसका बचपन है। क्योंकि संगीत की जो शिक्षा है ये बचपन से ही आती है ऐसा नहीं है, कभी भी आपके अंदर ये आ सकती है और वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। तो मैं हमारे श्रोताओं से भी कहना चाहूंगी कि जो भी म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं, तो सर का जैसे कहना है और मैंने भी काफी लोगों से सुना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जी।
सर ने भी कहा कि जहाँ से आपका शौक शुरू होता है वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही अच्छी बातें आप हमें बता रहे हैं पटेल जी। जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक म्यूजिक टीचर हैं, शास्त्रीय संगीत से आपका नाता रिश्ता रहा है, तो कहते हैं कि बहुत सारे राग होते हैं, तो कोई एक राग जो हम आपसे सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता आपसे सुनना चाहेंगे। मैं राग बिहाग के बारे में बताना चाहूँगा जी। जैसे कोई भी हम राग सीखते हैं, राग का मतलब क्या होता है, स्वरों में यदि आप मधुरता लाते हैं, जो कर्ण प्रिय बनाते हैं और अपनी ध्वनि को मधुर बनाते हैं, तभी राग बन सकता है। राग कहने से ये सारी चीजें का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम यदि बिहाग राग गाते हैं तो इसके प्रत्येक राग का कोई ना कोई थाट होता है। थाट कहने का मतलब उसकी एक जैसे कोई पेड़ होता है तो एक मुख्य तना होगा, उसके बाद कई उसकी शाखाएं होंगी, तो उसी तरह से थाट होता है, वो मुख्य तना है, उसकी जो शाखाएं हैं अलग अलग उसके जन्य राग हैं। तो बिहाग जो है बिलावल थाट का राग है और इसमें औड़व संपूर्ण जाति का राग है। 5 स्वर और 7 स्वर आरो ओरो में लगे तो उसको औड़व संपूर्ण कहा जाता है और इसका वादी संवादी स्वर गंधार निषाद होता है। तो ये मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगा इस राग को। झनन झनन तोरी बाजे पजनिया, झनन झनन तोरी बाजे पजनिया, लचक लचक तोरी चाल मोहनिया, झनन झनन तोरी बाजे पजनिया। क्या बात, बहुत ही अच्छा आपने बिहाग राग हमें सुनाया। वैसे तो हमें इसका कम ही ज्ञान है, लेकिन फिर भी आपसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप भी एक म्यूजिक टीचर हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं आपके, लेकिन आजकल के बच्चों को संगीत की शिक्षा देना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदी भाषा आज के बच्चों की कमजोरी बन गई है। जी। क्योंकि संगीत जो है वो हिंदी भाषा और कुछ संस्कृत के शब्द से मिलकर बनता है और आजकल के जनरेशन अंग्रेजी भाषा को वो ज्यादा महत्व देते हैं। तो कितना चुनौतीपूर्ण होता है आपको उन बच्चों को सिखाना? सिस्टम तो वही है, यदि आप हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से सिखा रहे हैं तो उसमें हम सारे गामा पधा निसा बोलेंगे। यदि हम वेस्टर्न स्टॉप नोटेशन सिस्टम से सिखाएं तो उसमें हम सी शार्प, डी शार्प, ए बी ये बोलते हैं। बोलने का है, स्वर वही है। और अभी के जो बच्चे हैं ज्यादातर उसी को समझते हैं, क्योंकि यूट्यूब से निकाल के फट से देखते हैं कि कहाँ पर सी है, कहाँ सी शार्प है, उसको देख देख के बजाने की कोशिश करते हैं। वैसे जो मूल जो है हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, यदि उससे सीखें तो बेहतर है। तो आपको कुछ कठिनाइयाँ आती है बच्चों को समझाने में? किस तरह से कठिनाइयाँ आती है और कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? कठिनाइयाँ ये है कि शास्त्रीय संगीत यदि हम सिखाना शुरू करते हैं तो कुछ दिन तक उनको स्वीकार्य होता है और कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि सीधे स्टेज पे जाके गाना गा लें। लेकिन ऐसा उचित नहीं है, ये हमारे लिए एक चुनौती रहता है। फिर भी कोशिश करते हैं बच्चे के इच्छा के अनुरूप, उसके शौक के अनुरूप उसको उसी तरह से सिखाने की कोशिश किया जाता है जी, जिससे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे और वो सीख सकें। जी जी, बहुत सही बात कही है आपने। इसी से जुड़ा मेरा अगला प्रश्न है सर, रियाज जो हम शब्द जानते हैं, रियाज से संबंधित मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। कहा जाता है और मैंने काफी लोगों से सुना भी है कि पहले के लोग अपनी विधा के लिए बहुत समय तक रियाज करते थे, पर अब के लोगों की जिंदगी में व्यस्तता आ गई है, तो क्या इसका असर पड़ा है पहले के और अब के संगीत में? जी पड़ा है। अब एक बच्चा को आप संगीत सिखा रहे हैं, उसको स्विमिंग के लिए भेज रहे हैं, उसको पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए भेज रहे हैं, कहीं और कुछ के लिए भेज रहे हैं, तो इतना सारे बोझ डाल के यदि आप उसको संगीत सिखाएंगे तो उसका ये दिमाग बढ़ जाएगा ना। तो यदि आप ज्यादा विधा ना लेते हुए यदि 1 या 2 विधा को चयन करते हैं और उसी में यदि बच्चे को आगे बढ़ाएं तो वो ज्यादा उचित होगा। जी जी, पहले के लोग किसी एक चीज पे फोकस करते हैं तो इसीलिए वो पारंगत होते थे। जी सही बात है। सर, आपके हिसाब से रियाज कितना जरूरी है? क्योंकि किसी भी विधा में हमको रियाज की बहुत जरूरत होती है, तो कम से कम कितने घंटे हमको रियाज करना चाहिए? जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को सिखाते होंगे तो उनको रियाज करना पड़ता होगा वापस से दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए आपकी, और अगर कोई नहीं करता है तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, रियाज यानी अभ्यास। कहा जाता है कि अनभ्यास है विषम विद्या। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे लिए विद्या, जो भी विद्या सीखते हैं वो हमारे लिए विषम हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है। तो इसलिए रियाज तो बहुत जरूरी है। जितना आप सीखते हैं, मान लीजिए आप 25% सीखते हैं तो आपको 75% की अभ्यास चाहिए।
जी। तभी आप उसमें सफलता हासिल कर पाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा रियाज करना बहुत जरूरी है। फिर भी आजकल के समय को देखते हुए कितने घंटे का रियाज जरूरी है? दिन में कम से कम आप 2 घंटे रियाज भी करते हैं मिनिमम, जी। तो भी आप अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब दिन में 2 घंटा का रियाज बहुत जरूरी है जी जी। आगे बढ़ने के लिए। सर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के लिए लागू होता है या इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कम ज्यादा होता है? रियाज तो सभी चीज के लिए उतना ही है। जी। चाहे आप तबला सीखें, चाहे गायन सीखें, चाहे गिटार सीखें, चाहे सितार सीखें, रियाज तो सभी के लिए आवश्यक है। तो हमारे श्रोता जो भी सुन रहे हैं, जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, आप दिन में 2 घंटे रियाज जरूर करें अपनी कला को निखारने के लिए। तो मैं यहाँ ये जानना चाहूंगी कि मैडम भी म्यूजिक में इंटरेस्ट रखती हैं, कहीं ना कहीं वो संगीत से जुड़ी हुई हैं या क्या? जी जी बिल्कुल। अभी हमारा एक सौरभ श्याम संगीत सृजन केंद्र हमने सेंटर लिया है प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से, तो हमारे संस्था के वही अध्यक्ष हैं। इसलिए उनको भी इसमें जोड़ा गया है कि उनको रुचि बहुत है और गाती भी हैं, लेकिन पहले गांव में ये सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड किया जाता था। गाने वाने पर उतना ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे गांव में, तो उतना अच्छा से वो सीख नहीं पाई, लेकिन उनको बहुत रुचि है, गाना सुनना बहुत पसंद है उनको, और इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं टीवी में आते हैं उसको जरूर देखती हैं। मतलब धर्मपत्नी का भी सपोर्ट रहा है आपको इस सफर में? जी जी, बहुत अच्छी बात है। अर्धांगिनी तो होती है सपोर्ट सिस्टम। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सर, जैसा कि आपने बताया कि मैडम आपका सपोर्ट सिस्टम रही हैं, तो आप कहीं भी प्रोग्राम के लिए जाते हैं तो क्या आपकी धर्मपत्नी आपके साथ में जाती हैं? हाँ, हर जगह तो ले जाना संभव नहीं होता जी। कहीं कहीं जाती भी हैं, और विशेषकर महिलाओं की जो एक समिति है उन लोगों की, वहाँ पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम होता है, उसमें जरूर जाती हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मैडम भी आपसे जुड़ी हुई हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके एक बेटे भी हैं, तो जी। उनको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है? हाँ, इंटरेस्ट पहले था, अभी नहीं है। पहले था, अभी नहीं है। उन्होंने सितार में विशारद किया है। अरे वाह। उन्होंने गिटार सीखना पसंद किया था, लेकिन मैंने बोला सितार सीखिए आप। जी। तो सितार में उन्होंने विशारद किया। उसके बाद 12वीं के बाद से जब यहाँ से निकल गए, रायगढ़ से बाहर गए पढ़ने के लिए, तब से उनका सितार वादन छूट गया है। नहीं तो कई प्रोग्राम में उन्होंने ये सब पार्टिसिपेट किया है। काफी म्यूजिकल फैमिली है आपकी। आपके पेरेंट्स भी म्यूजिक से जुड़े हुए थे और अब आपके बच्चे भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगी। जैसे कि आजकल कैरोके बहुत फेमस है, आजकल के बच्चे और बड़े लोग भी ट्रैक पे गाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से हम शॉर्टकट भी कह सकते हैं। तो आपके हिसाब से ये कहाँ तक सही है? इससे कुछ प्रभाव पड़ता है बच्चों की गायकी पर? प्रभाव इसलिए पड़ सकता है क्योंकि सुरों का ज्ञान नहीं होगा, और खाली गाना सुन सुनकर यदि गाना शुरू करेंगे तो स्वर में की जो स्थिरता है वो तो आएगी नहीं। केवल उसको आप कॉपी करने की कोशिश करेंगे, तो कॉपी करने में वो चीज परफेक्शन नहीं आ सकता। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि संगीत की जो शिक्षा है ये जरूरी है, क्योंकि नींव यदि आप मजबूत करेंगे तभी आपकी जो ऊपर की बिल्डिंग है वो अच्छी तैयार होगी और मजबूत होगी। जी जी। केवल दिखावे मात्रा से ही संगीत की शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। आप नींव को, जड़ को मजबूत नहीं करेंगे तो ये शिक्षा अधूरी रह जाएगी। सही बात है। वैसे भी कहा जाता है कि इसके लिए बहुत ही ज्यादा तपस्या करनी पड़ती है। संगीत तो एक ऐसा सागर है, अथाह सागर है, जिसमें गोते लगाना बहुत मुश्किल काम है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। जैसा कि हमने सुना है कि आपके कई शिष्य ऐसे हैं जो नेशनल स्कॉलरशिप भी प्राप्त कर चुके हैं, तो ये क्या होता है और इसकी तैयारी कैसे की जाती है, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी, ये क्या भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, CCRT सांस्कृतिक स्त्रोत केंद्र, ये संस्कृति विभाग का है। ये क्या करता है, स्कॉलरशिप के लिए जूनियर स्कॉलरशिप और सीनियर स्कॉलरशिप, ये 2 टाइप का होता है उम्र के हिसाब से। तो उसमें हमारा स्टूडेंट 3-4 लोग ट्राई किए हैं। एक स्टूडेंट का उस तबला वादक के रूप में उसका स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ था, आलोक कुमार मिश्रा, उनको जूनियर स्कॉलरशिप मिला है। तो इसके लिए कैसी तैयारी करनी पड़ती है? जैसे कई बच्चे जो हैं अभी सुन रहे होंगे हमारे इस कार्यक्रम को, तो आपके माध्यम से उनको कुछ जानकारियां मिल जाएंगी। वही है, रियाज को मजबूत करना पड़ेगा। जो विधा उन्होंने अपने हाथ लिया है उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है और उसी में अपना ध्यान को केंद्रित करना है।
इसका पता हमें कैसे चलता है कि कब ये फॉर्म आता है और इसका प्रोसेस क्या है इसका? आजकल नेट सुविधाएं हैं, नेट से भी आप देख सकते हैं, उसमें दिया जाता है कब होना है, या पेपर में भी आते हैं, इसको समाचार पत्र से भी पढ़ सकते हैं। तो इसी से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि गीत और गजल, क्या फर्क होता है इन दोनों में? गीत कहने से गेय कविता को हम गीत कहते हैं। जो भी कविता जो गाने योग्य होता है, जिसको गाया जा सकता है, उसी को गीत कहा गया है जी। क्योंकि उसमें मात्रा छंदों के हिसाब से ही बनाया जाता है और कविताओं में ये आवश्यक नहीं होता है और हिंदी भाषा में होता है। गजल जो होते हैं ये अरबी फारसी भाषा में ज्यादातर उर्दू का प्रयोग किया जाता है, तो उसको गजल कहा जाता है। वैसे गजल का जो अर्थ होता है वो प्रेम प्रसंग होता है, प्रेम प्रासंगिक गीत को ही हम गजल कहते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में रहते हैं, तो सर क्या आपके छत्तीसगढ़ी में भी कुछ कंपोजिशन है, कुछ आपने छत्तीसगढ़ी की भाषा में कुछ किया है, तो हम वो जरूर जानना चाहेंगे। जी, छत्तीसगढ़ी तो पहले बोली कहा जाता था जी, अब उसको भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। जी जी। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ उस समय मैंने एक गीत लिखा है, उसको मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। जी जरूर। हावे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव, हावे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव, जी हाँ हवेलीम पीपर के छाँव, जी हाँ हवेलीम पीपर के छाँव, हवे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव, हवे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव। लहलहाथे खेत मोर मह महाथे धान, पाना सुघर देख देख गावत है किसान, मने मन म खिलखिलात रेंगत आथे पाँव, हवे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव, हवे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव। घर घर के पाछू माँ हवे कोला बारी, सेमी भाटा साग भाजी लगे हावे भारी, धनिया मिर्चा चटनी मन करथे खाओ खाओ, हवे छत्तीसगढ़ माँ मोर गाँव। क्या बात है सर, आपकी कुछ पंक्तियों में आपने हमें छत्तीसगढ़ के दर्शन करा दिए। चलिए बढ़ाते हैं चर्चा को और बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि हम देखते हैं कि कई बच्चे पहले से ही संगीत में रुचि रखते हैं, जुड़े हुए होते हैं, या यूँ कहें कि गॉड गिफ्टेड होते हैं, और कई बच्चों को संगीत सिखाया जाता है, उन्हें सिखा के उनके भीतर संगीत रोपित किया जाता है। तो क्या जिन बच्चों को संगीत बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं? इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्या है, किसी किसी बच्चे में नेचुरली प्राकृतिक रूप से उसमें विद्यमान रहता है, बस उसको थोड़ा सा दिशा देने की जरूरत पड़ती है। और जिन बच्चों में ये चीज नहीं होता, उनको पता नहीं रहता, लेकिन यदि उनको सही सप्तक सही स्केल पर यदि उनको सिखाया जाए या ताल सिखाया जाए तो बिल्कुल सिखाया जा सकता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं हो सकता जिसमें संगीत नहीं है। प्रत्येक में एक संगीत ईश्वर ने दिया है, बस उसको मुखरित करने की आवश्यकता है। मतलब अपने टैलेंट को बाहर निकालना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। आपके कहने का मतलब है कि कोई भी सीख सकता है, जरूरी नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड हो, बस अपनी मेहनत हमें दिखानी होती है। एक संकल्प की भावना होती है जी, संकल्प से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि उसमें संकल्पित भावना नहीं है तो वो सिद्ध नहीं हो सकता। सर जैसे कि गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, उनका गला सही होता है हमेशा से, लेकिन कुछ लोगों की आवाज ऐसी होती है कि वो हम सोच भी नहीं सकते कि वो गाएंगे, लेकिन क्या वो किसी रियाज से या कुछ प्रयासों के साथ वो अपने गले को ठीक कर सकते हैं, वो भी इस क्षेत्र में आगे जा सकते हैं? क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? जी, ये क्या है, स्वर साधना के लिए एक तो निरंतर अभ्यास आपको होना चाहिए, और सुबह सुबह की यदि आप अभ्यास करते हैं तो एक गले में खराश सी रहती है सुबह सुबह। यदि आप सुबह के समय में इसलिए रियाज करेंगे तो उस कंठ में ज्यादा मधुरता आती है और कंठ के जो ध्वनि है वो मधुर होने लगता है, तो इसलिए रियाज आवश्यक है। साथ ही खान पान पर भी ध्यान देनी चाहिए जी। ज्यादा ठंडी चीजें खाने से भी गले पर असर पड़ता है, कसेली चीजें खाएंगे तो भी असर पड़ता है, खट्टी चीजें खाएंगे तो भी असर करता है, और आजकल के बच्चों को खट्टी और ठंडी चीजें ज्यादा पसंद है। जी जी, मतलब खान पान का भी संबंध है अगर कोई संगीत के विद्यार्थी है तो।
बढ़ते हैं पटेल जी हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके संगीत विद्यालय के बारे में। उसके बारे में हमें कुछ बताएं और भविष्य में संगीत को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी, मैं तो संगीत से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ जी। कक्षा दूसरी से मेरी संगीत की यात्रा शुरू हुई थी और सीखना सिखाना दोनों काम करते हुए आ रहा हूँ मैं। कक्षा दूसरी में ही मैं प्राइमरी के जो हमारे शिक्षक थे देवनीत कुजूर जी, उनको मैं जो सीखता था उनको जाके सिखाता था। जब माध्यमिक स्कूल में गया तो भी एक मुझे शिक्षक मिल गए, वो भी मुझे आधा घंटा पहले बुला लेते थे, उनको भी मैं सिखाया। उसके बाद हायर सेकेंडरी में गया मैट्रिक करने के लिए, तो भी मैंने एक शिक्षक की जो बेटी थी वो 6वीं में पढ़ती थी, मैं 9वीं में पढ़ता था, तो भी मैं उनको सिखाता था। इस तरह से मेरे सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है बचपन से ही चल रही है और आज तक भी यही चल ही रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं एक समाज कल्याण विभाग से भी जुड़ा हुआ हूँ। वहीं का मैं कलाकार भी हूँ और कलाकार होने के साथ साथ सामाजिक चेतना का कार्य भी हम करते हैं और कला संगीत को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए हमारी जो परंपरा है, लोग भूलते जा रहे हैं, लोक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, संगीत को एक विलुप्त सा होते जा रहा है। शास्त्रीय संगीत भी जो पहले ईश्वर की आराधना के लिए किया जाता था, जिसको मार्गी संगीत कहा करते थे, देसी संगीत होता था, उसी को आज शास्त्रीय संगीत के रूप में हम जानते हैं। और इसी की संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने एक संस्था स्थापित किया है, सौरभ श्याम संगीत सृजन केंद्र बूढ़दादर में। जी। और इसकी मान्यता हमको प्रयागराज इलाहाबाद से मिली है और प्रयाग संगीत समिति बोर्ड से। और हम इसी विषय पर बच्चों को संगीत सिखाने का काम कर रहे हैं। संगीत के अंतर्गत गायन, वादन, नृत्य तीनों विधाओं को शामिल किया गया है, साथ ही चित्रकला को भी शामिल किए हैं हम। और इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उसमें बच्चे आज करियर भी बना सकते हैं अपने संगीत पर। यदि वो ठीक से करें तो संगीत कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप करियर नहीं बना सकते हैं, संगीत से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुद अपने करियर संगीत से ही बनाया हूँ। मतलब कह सकते हैं कि अपना करियर चुनने के लिए संगीत भी बहुत बड़ा ऑप्शन है। जी। हम बॉलीवुड में भी देख रहे हैं कि कई हमारे ऐसे सिंगर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं जो अपना जीवन यापन संगीत से ही कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक करियर ऑप्शन है अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ना चाहें इस फील्ड में। तो जैसा कि पटेल जी आपने अभी कुछ समय पहले कहा था कि समाज सेवा का हम एक कार्य करते हैं संगीत के माध्यम से, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आवाज बहुत मधुर होती है, संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वो फीस देने में सक्षम नहीं होते तो पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आपकी संस्था में कोई जगह है, आपके पास वो एडमिशन ले सकते हैं, आप कुछ सिखा सकते हैं उन्हें? जी बिल्कुल, हमारा भी ये प्रयास है। जो गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसे गुण होते हैं जो संगीत को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ आर्थिक परिस्थितियों के कारण से संगीत विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे भी यदि हमको मिलें तो हम उनको जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और निःशुल्क उनको सिखाने की इच्छा व्यक्त करेंगे और उनको प्रयास करेंगे कि वो अपने इस विधा में आगे बढ़ सके। जी जरूर। अगर रेडियो धूम के माध्यम से हमें सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि वो अपनी संगीत की शिक्षा को आगे बढ़ाएं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे गुरुजी से। पटेल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारियां हमें मिली और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जाते जाते आप रेडियो धूम के माध्यम से हमारे कला प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि कला की कोई सीमा नहीं है, कला को विकसित करने की कोई सीमा नहीं है, और व्यक्ति में यदि कला विद्यमान है तो जरूर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम ये संदेश देना चाहेंगे रेडियो धूम के माध्यम से कि जरूर अपनी अपनी कला में जो पारंगत हैं, हो सकते हैं, उनको जरूर आगे बढ़ाएं और उस पर अपना नाम रोशन करें। बहुत ही अच्छी बातें कही आपने। आशा करते हैं हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आए, अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान श्रीमान उग्रसेन पटेल जी, जिन्हें आप सुन रहे थे रेडियो धूम 89.6 के प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा है पवन दिव्यांशु मिश्रा का, और इस प्रोग्राम का संचालन किया है आपकी अपनी दोस्त आरजे पिया ने, और इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता थे रमा शंकर शुक्ला। अब दीजिए अपनी दोस्त आरजे पिया को इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी प्रोग्राम में, तब तक आप बने रहिए रेडियो धूम के साथ। नमस्कार।